नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th राजनीति विज्ञान से 150 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर वस्तुनिष्ठ जो 1 और 2 अंकों की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लेते हैं सबसे पहले नंबर पर सोवियत संघ के बारे में जानेंगे। एक विशाल साम्यवादी महासंघ था। क्या था? विशाल साम्यवादी महासंघ था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन, बेलारूस आदि 15 गणराज्यों का संघ था सोवियत संघ। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश था। तो क्या था सोवियत संघ? 15 देशों का संगठन था जो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन, बेलारूस जैसे 15 देशों से मिलकर बना था। 1922 से यह सक्रिय हुआ। 1991 में इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरे नंबर पर देखिए, संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रणेता व्लादिमीर लेनिन थे। तो व्लादिमीर लेनिन ने, जिन्होंने सोवियत संघ की स्थापना की थी, वो संपूर्ण विश्व में साम्यावस्था के प्रणेता माने गए। तीसरे नंबर पर देखिए, साम्यवादी गुट के देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। साम्यवादी गुट के देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 में हुआ था। बहुत ही ज्यादा अप्रिय घटना थी ये, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 110 मंजिल इमारत को गिरा दिया गया था। ये 11 सितंबर 2001 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब यहां पर 5वें नंबर पर है, नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो का पूरा नाम। आगे देखिए 6वें नंबर पर, जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर सन 1989 में तोड़ा गया। कब तोड़ा गया? 9 नवंबर 1989 को तोड़ा गया बर्लिन की दीवार को। आगे देखिए, फरवरी 1990 में गोर्बाचेव द्वारा ड्यूमा यानी सोवियत संघ चुनाव हेतु बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की गई। कब से? फरवरी 1990 से। 8वें नंबर पर देखिए, 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का अंत औपचारिक रूप से हुआ। सोवियत संघ का अंत कब हुआ यदि आता है तो 26 दिसंबर 1991 को हुआ, क्योंकि 25 दिसंबर 1991 को राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया गोर्बाचेव ने। तो फिर 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का औपचारिक रूप से अंत हुआ। 9वें नंबर पर महत्वपूर्ण देखिए, आसियान की स्थापना 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आसियान के प्रमुख स्तंभ सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक संस्कृति हैं। क्या है आसियान के प्रमुख स्तंभ? देखिए, सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और सामाजिक संस्कृति है। आगे देखते हैं शार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 8 है। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 8 है। यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1992 में हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? वस्तुनिष्ठ में यदि आता है तो सन 1992 में हुई। 13वें नंबर पर देखिए, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान जो है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है, उसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। 14वें नंबर पर देखिए, 16 जून 2017 को चीन ने डोकलाम क्षेत्र सिक्किम सेक्टर के पास त्रिजंक्शन पॉइंट है जो कि भारत, भूटान और चीन त्रिजंक्शन पॉइंट है वो में सड़क बनाने का प्रयास किया। किसने? चीन ने।
तो भारत ने भूटान के अनुरोध पर अपनी सेना भेजी और निर्माण को रोका। सड़क बनाने का प्रयास कर रहे थे, कहां पर? डोकलाम में। कौन? चीन। तो वो किस क्षेत्र में आता है? भूटान उसे अपना क्षेत्र मानता है, तो उसने भारत से अनुरोध किया, भारत ने अपनी सेना भेजी और भारतीय सैनिकों ने चीनी बुलडोजर रोके वहां जाकर, जिससे 73 दिनों तक आमने सामने गतिरोध चला और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हुई और 28 अगस्त 2017 को दोनों पक्षों ने सेना पीछे हटाई और यथास्थिति बहाल हुई, जैसी स्थिति पूर्व में थी। 15वें नंबर पर देखिए, बाजार स्टालिन मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बाजार स्टालिन क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 16वें नंबर पर देखिए, 31 जनवरी 2020 में ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन की स्थापना, सदस्यता छोड़ दी। ब्रिटेन ने क्या किया? यूरोपीय यूनियन में थे तो उसकी सदस्यता छोड़ दिया। कब? 31 जनवरी सन 2000 को यूरोपीय यूनियन की सदस्यता को छोड़ दिया। 17 देखिए, खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई। बाहर के देशों के व्यापार के क्षेत्र में एक नीति होती है खुले द्वार की नीति, जो चीन ने अपनाई। सभी देशों को समान अधिकार के साथ व्यापार करने का अधिकार, खुले द्वार की नीति। 18वें नंबर पर देखिए, भारत आसियान का सदस्य 1996 में बना। आसियान का सदस्य कब बना भारत? 1996 में बना। 19वें नंबर पर देखिए, यूरोपीय यूनियन की स्थापना मैस्ट्रिक्ट संधि के परिणाम स्वरूप हुई। कौन सी संधि के परिणाम स्वरूप हुई? मैस्ट्रिक्ट संधि के परिणाम स्वरूप हुई। किसकी स्थापना? यूरोपीय यूनियन की स्थापना। 20वें नंबर पर है, पूरब की ओर चलो की नीति भारत ने अपनाई। भारत ने कौन सी नीति अपनाई? पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई। नेक्स्ट लेते हैं, यहां देखिए, मार्शल योजना का उद्देश्य आर्थिक सहायता है। मार्शल योजना की स्थापना 1948 में हुई। तो मार्शल योजना का उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहायता है और इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। 22वें नंबर पर देखिए, पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए। पहली बार कब हस्ताक्षर किए गए? 28 अप्रैल 1954 को। 23वें नंबर पर देखिए, दक्षिण एशियाई विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दक्षिण एशिया जो है वो विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें 8 देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव, अफगानिस्तान शामिल है। तो देखिए आगे 24 नंबर पर, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जुलाई 1972 में हुआ। शिमला समझौता कब हुआ? जुलाई 1972 में हुआ। 25वें नंबर पर देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे का 30 वर्षीय समझौता दिसंबर 1996 में संपन्न हुआ था। कब संपन्न हुआ था? दिसंबर 1996 में संपन्न हुआ था। 26वें नंबर पर देखिए, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुई। एक अंतरराष्ट्रीय, क्या थी ये? अंतरराष्ट्रीय जल संधि है। यह संधि विश्व बैंक के मध्यस्थता से संपन्न हुई। विश्व बैंक की मध्यस्थता से कौन सी संधि हुई? सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई। 19 सितंबर 1960 में हुई। 27वें नंबर पर देखिए, नेपाल 2008 में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। नेपाल कब उभरा? 2008 में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। 28वां देखिए, दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। 29 नंबर पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। 6 अंग जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद,
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ये 6 अंग हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब आगे 30वें नंबर पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन है? यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। तो कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। 31 नंबर पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन हैग हैमरशोल्ड का है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। और हैग हैमर ने क्या कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। 32 नंबर पर देखिए, विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख आईएमएफ करता है। आईएमएफ करता है। आगे देखिए 33वें नंबर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 34 नंबर पर, संयुक्त राष्ट्र का हृदय सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की प्रवर्तक भुजा कहलाती है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का क्या कहते हैं? हृदय कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की प्रवर्तक भुजा कहलाती है। 35 नंबर पर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। 36 नंबर पर, महासभा को विचारात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। महासभा को क्या नाम से जाना जाता है? विचारात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। 37 देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न में आया, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में है। 39, विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। विश्व डाक संगठन का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। आगे देखिए 40 नंबर पर, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? कि सुरक्षा करना, यानी किसी खतरे से आजादी। 42 नंबर पर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, फिर शीत युद्ध का दौर चला। 43 नंबर पर, सन 1972 में BWC बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन प्रकार के हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया। कब? सन 1972 में। 44 नंबर पर देखिए, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि को साल्ट सेकंड नाम से जाना जाता है। साल्ट सेकंड के नाम से किसे जाना जाता है? सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि को। 45 नंबर पर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अणु बम गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये अप्रिय घटना हुई थी कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी में अणु बम अमेरिका देश ने गिराया था। 47 नंबर पर देखिए, मैग्मा कार्टा का संबंध मानव अधिकार से है। मैग्मा कार्टा का संबंध किससे है? मानव अधिकार से है। वार्साय संधि पर
1955 में हस्ताक्षर हुए थे। वार्साई संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1955 में। 49 नंबर पर न्यूट्रॉन बम का आविष्कार अमेरिका देश में हुआ। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कहां हुआ? अमेरिका में हुआ। 50 नंबर पर देखिए, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव के अधिकारों का दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 51 नंबर पर, विश्व के सभी देशों को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। विश्व सुरक्षित कब होगा? जब शस्त्र का इस्तेमाल ना हो। निशस्त्रीकरण आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमें विश्व को सुरक्षित रखना है। आगे 52 नंबर पर है, सीटीबीटी की स्थापना 1996 में हुई। सीटीबीटी की स्थापना कब हुई? 1996 में हुई। 53 नंबर पर, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया। पहला परमाणु परीक्षण। 54 पर देखिए, कोविड-19 की शुरुआत चीन से हुई, है ना? सभी को पता है कि कोविड-19 की शुरुआत कहां से हुई? चीन से हुई। रवांडा जनसंहार के बारे में जानिए जरा। रवांडा जनसंहार अफ्रीकी देश रवांडा 1994 में हुआ एक भयानक सामूहिक नरसंहार था। बहुत ज्यादा हत्याएं हुई। 8 से 10 लाख लोगों की हत्याएं 100 दिनों में हो गई, जिसमें लगभग 8 से 10 लाख लोग केवल 100 दिनों में मार दिए गए रवांडा जनसंहार में। अफ्रीकी देश है ये रवांडा, वहां पर हुआ था ये जनसंहार, जिसमें 8 से 10 लाख लोग 100 दिनों में मार दिए गए। 56 नंबर पर देखिए, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है और चूंकि रियो डी जेनेरो में हुआ इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। चलिए 57 नंबर पर समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में क्रमिक वृद्धि हुई है। क्रमिक वृद्धि जो हो रही है, पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्यों हो रही है? ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषक तत्वों की बढ़ती मात्रा के कारण पृथ्वी का वातावरण ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्म बना रहता है और उस गर्म बने रहने के कारण गर्मी ज्यादा बढ़ने लगी तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाने लगी। 58 नंबर पर देखिए, पर्यावरण यानी परिधन आवरण, अर्थात वह आवरण जो हमें चारों तरफ से ढके हुए है, प्रभावित करता है हमें, वह पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट है 59 नंबर पर देखिए, विश्व पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक जनसंख्या वृद्धि एवं वनों की कटाई है। जनसंख्या बढ़ते जा रही है, वनों की कटाई बढ़ते जा रही है, नगरीकरण बढ़ते जा रहा है, घर अधिक बनने लगे हैं, सड़कें अधिक बनने लगी हैं और वन कम होने लगे हैं। तो ये कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। 60 नंबर पर देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। 61 नंबर पर देखिए, दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन कर्नाटक राज्य से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? कर्नाटक राज्य से शुरू हुआ एपिको आंदोलन। 62 नंबर, ग्रीन हाउस गैस वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित। बिल्कुल, ग्रीन हाउस गैस में CO2 है, CFC है, अन्य गैसें हैं, ये सभी तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है ना, तो ये ताप में वृद्धि से संबंधित है। 63, भारत में मूलवासी के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 64 नंबर पर देखिए, रियो सम्मेलन 1992 में हुआ, रियो डी जेनेरो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। 65 देखिए, ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारक ओजोन गैस की मात्रा में कमी होना है। CFC जैसे पदार्थों की मात्रा बढ़ना है, जिससे ओजोन परत में छिद्र हो रहा है।
66 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जैसे हम प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। 67, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 ईस्वी में पारित हुआ। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2001 ईस्वी में पारित हुआ। 68, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। 69, भारत में बांध विरोधी प्रमुख आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं टिहरी बचाओ आंदोलन थे। बांध विरोधी आंदोलन कौन कौन से थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बचाओ आंदोलन थे। 70 नंबर पर देखिए, पेड़ों की कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को काटने से रोका गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन की शुरुआत की और इसलिए चिपक कर पेड़ों को काटने से रोका गया, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन दिया गया। 71 पे देखिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। ग्रीन हाउस गैसें जो कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण हैं, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा भूमिका किनकी है? विकसित देशों की है ग्लोबल वार्मिंग में। आगे 72 नंबर पर देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का निर्माण हुआ मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट, यहां पर 73 नंबर पर नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए, निजीकरण को, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है। 74 नंबर पर देखिए, वैश्वीकरण से सबसे अधिक निर्धन प्रभावित हुए हैं। वैश्वीकरण से ज्यादातर किस पर प्रभाव पड़ा है? निर्धनों पर प्रभाव पड़ा है। कुटीर उद्योगियों पर भी प्रभाव पड़ा है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। भारत में कब से शुरू हुई वैश्वीकरण की प्रक्रिया? 1991 में। 76 नंबर पर देखिए, संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय नियमों का विस्तार हुआ। बहुराष्ट्रीय नियमों का विस्तार संपूर्ण विश्व में हुआ। 77 नंबर, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका प्रमुख है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, वैश्वीकरण वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है, तो प्रौद्योगिकी की भूमिका प्रमुख है। 78 नंबर पर, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। व्यापार में विदेशी निवेश छूट करने की नीति को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। विदेशी निवेश छूट करने की नीति को क्या बोलते हैं? आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। ये 80 नंबर पर देखिए, वैश्वीकरण का अन्य चर्चित नाम भूमंडलीकरण है। पूरी पृथ्वी में सभी फैल जा रहे हैं, पूरी पृथ्वी में व्यापार फैल जा रहा है, इसे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव तकनीकी ज्ञान और पूंजी का विकास है। तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ और पूंजी का विकास हुआ है। भारत के किसानों तथा औद्योगिक मजदूरों ने बहुराष्ट्रीय नियमों के प्रवेश का विरोध किया। 83 पर देखिए, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। नई आर्थिक नीति की घोषणा कौन से प्रधानमंत्री ने की? प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने की। 84 देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सभी को पता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। 86 नंबर पर देखिए, भारत का पहला राज्य मणिपुर है, जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाकर चुनाव कराए गए। वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। सबसे पहले कहां अपनाया गया? मणिपुर में अपनाया गया और चुनाव कराए गए। 87 नंबर पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 88 नंबर, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। ठीक है। और
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को। अब आगे देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित है या टेस्टी विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया था। 90 नंबर पर देखिए, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 91 नंबर पर देखिए, 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसका कार्य राज्यों में सीमांकन के मामलों पर ध्यान देना था। राज्यों में सीमांकन के मामलों पर ध्यान देने के लिए किसका गठन हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। 92 नंबर पर हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। तो हैदराबाद के जो शासक हुआ करते थे उनको निजाम कहा जाता था। आगे देखिए, 93 नंबर पर मेघालय राज्य का गठन सन 1972 को हुआ। 94 नंबर, गांधी जी की हत्या 30 नवंबर 1948 को हुई। 95 नंबर पर रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को ईस्टमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। किसे? रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को। 96 नंबर पर देखिए, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। योजना आयोग के स्थान पर किसे बनाया गया? नीति आयोग को बनाया गया है। यह संस्थान भारत के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और इसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए, 97 पर है, योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अब 98 नंबर पर देखिए, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलाप के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। आयोजन या नियोजन हम किसे कहते हैं? परिस्थितियों को, जो परिस्थितियां हैं उसे ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। 99 नंबर पर हरित क्रांति। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र गति से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। नई तकनीक से की जाने वाली खेती, आधुनिक तरीके के बीजों का, रासायनिक उर्वरकों का, नई तकनीकों का इस्तेमाल करके फसल में बहुत ज्यादा वृद्धि को क्या बोलेंगे हम? हरित क्रांति। फिर नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग जो कि पंचवर्षीय योजना थी उसे अब नीति आयोग, और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 1951 से 1956 थी। 102 नंबर पर देखिए, सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ 1952 से हुआ। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब से हुआ? 1952 से हुआ। 103 नंबर पर पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। आगे, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस तरह की अर्थव्यवस्था है भारत में? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 105 नंबर पर देखिए, नियोजन के विषय में नीति निर्धारण राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नियोजन के विषय में नीति निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। 106 नंबर पर देखिए, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन उद्योग में तीव्र विकास से है। जैसे हरित क्रांति थी वो फसल में उत्पादन में तीव्रता हुई, उसी तरह से नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। 107 नंबर पर देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत, सफेद दूध,
तो श्वेत क्रांति का उत्पादन किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। आगे देखिए 108 नंबर पर देखिए, भारत की विदेश नीति सत्य और न्याय पर आधारित है, जो मानवता के हित में है वही काम होंगे। तो भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? सत्य और न्याय पर आधारित है। 109 नंबर पर देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति से तात्पर्य है किसी भी ग्रुप का सदस्य ना होना। इस नीति का पालन करने वाले राष्ट्र एक और गुटबाजी की विश्व राजनीति से अलग रहते हैं, वहीं दूसरी ओर एक और तो वो गुटबाजी से अलग रहते हैं और दूसरी ओर विश्व शांति और सुरक्षा की प्रगति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मदद करते हैं। किसी भी गुटबाजी में ना रहना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। 110 नंबर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक 1961 में हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1961 में हुई थी। 111 नंबर, भारत सरकार ने तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए विश्व राजनीति में अहम भूमिका का निर्वहन किया। भारत सरकार ने क्या किया? तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए विश्व राजनीति में अहम भूमिका का निर्वहन किया। आगे देखिए 112 नंबर पर, भारत चीन युद्ध भारत चीन सीमा विवाद के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध 1962 में हुआ था। 113, कारगिल युद्ध जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है कारगिल युद्ध, जिसे हम विजय ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। 114 नंबर पर देखिए, भारत और चीन के बीच समझौता पंचशील का सिद्धांत 29 अप्रैल 1954 में प्रतिपादित किया गया था। पंचशील का सिद्धांत 29 अप्रैल 1954 में प्रतिपादित किया गया था। 2 से 3 जुलाई 1972 की रात को शिमला समझौता हुआ। यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। 116 नंबर पर, ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद यानी सोवियत संघ वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। ताशकंद समझौता। 117 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। 118 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था वह व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है? वह व्यवस्था है जिसमें समस्त नागरिकों को मौलिक अधिकार, विकास के समान अवसर एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो, तभी तो हम कहेंगे कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 119 नंबर पर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था न्याय विश्व बंधुत्व पर आधारित है, जो लोकतंत्र का आधार है। आगे 120 नंबर पर, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। 121 नंबर, एक आत्म मानवतावादी विचारक दीन दयाल उपाध्याय थे। क्या थे? आत्म मानवतावादी विचारक दीन दयाल उपाध्याय थे। 122 नंबर पर, आपातकाल के दौरान डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूं का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आपातकाल के दौरान क्या नारा दिया गया जयप्रकाश नारायण द्वारा? डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूं। 123 नंबर पर देखिए, क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपने विशिष्ट धर्म, संस्कृति, विशेषताओं आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांग को क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहा जाता है। जो क्षेत्र विशेष के लोग जो हैं अपने क्या करते हैं? धर्म, संस्कृति, विशेषताओं के आधार पर जो मांग करते हैं उन्हें हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं। 124 नंबर पर, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रमुख कारण धार्मिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता और राजनीतिक विभिन्नता है, इसीलिए तो अलग अलग मांगे हैं। 125 नंबर पर देखिए, 1980 में
अपराधियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई की गई। इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। जो सैन्य कार्रवाई 1980 में अपराधियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए की गई थी, उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। 126 नंबर पर देखिए, 1979 में असम के छात्र संगठन ने बाहरी लोगों के विरोध में एएसयू आंदोलन चलाया। यह आंदोलन 1985 में असम समझौते के साथ समाप्त हुआ। असम समझौते के साथ कौन सा आंदोलन समाप्त हुआ? एएसयू आंदोलन समाप्त हुआ। 127 नंबर पर गठबंधन सरकार से तात्पर्य क्या है? गठबंधन सरकार से तात्पर्य कई दलों की मिलीजुली सरकार से है। केंद्र में पहली गठबंधन सरकार 1977 में बनी। पहली गठबंधन सरकार कौन सी बनी? 1977 में बनी। एनडीए का गठन 1998 में हुआ। भाजपा इस गठबंधन का नेतृत्व करती है और यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। यूपीए का गठन 2004 में किया गया। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करती है। 130 नंबर पर पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में नई आर्थिक नीति लागू की, जिसे बाद में आने वाली सभी सरकारों ने जारी रखा। इसमें अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। 131 नंबर पर बोल्शेविक क्रांति 1917 में रूस में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? रूस में हुई थी, 1917 में हुई थी। 132 नंबर पर देखिए, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन थे। व्लादिमीर लेनिन जो है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। 133 नंबर पर देखिए, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना गया? क्योंकि इसका निर्माण पूर्वी जर्मनी ने 1961 को किया था। बर्लिन की दीवार को जनता द्वारा 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। यह शीत युद्ध के अंत की शुरुआत का प्रतीक बना। जब यह बर्लिन की दीवार टूटी तभी शीत युद्ध के अंत की शुरुआत का प्रतीक बना। आगे 134 नंबर पर 1917 में रूसी क्रांति के पश्चात साम्यवादी विचारधारा के अधीन समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना की गई। समाजवादी सोवियत गणराज्य प्रणाली की स्थापना या सोवियत प्रणाली की स्थापना की गई कह सकते हैं। 135 नंबर पर सोवियत प्रणाली की कमियां, क्या क्या कमियां थी सोवियत प्रणाली की, वो देख लेते हैं। तो देखिए, लोगों या जनता को शासन की गलतियों पर प्रकाश डालने की स्वतंत्रता नहीं थी कि शासन कुछ गलत कर रहा है तो जनता उसमें प्रकाश नहीं डाल पाती थी। ये सोवियत प्रणाली की कमी थी। दूसरा, आम जनता का जीवन कठिन था जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छे स्तर का जीवन बिताते थे। ये सोवियत प्रणाली की कमियां थी। 136 नंबर पर देखिए, द्विध्रुवीकरण का अर्थ किसी खास राजनीतिक उद्देश्य के लिए खास वर्ग समुदाय का एक हो जाना कहलाता है। द्विध्रुवीकरण। आगे देखिए 137 नंबर पर 25 दिसंबर 1991 सोवियत संघ का अंत हुआ। 25 दिसंबर को क्या हुआ था? वहां के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने क्या किया था? इस्तीफा दिया था और 26 दिसंबर 1991 को औपचारिक रूप से इसका अंत हुआ। 138 नंबर पर पेरेस्ट्रोइका क्या है? यह सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली के पुनर्गठन और सुधार की नीति है। तो सोवियत संघ के आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली के पुनर्गठन और सुधार की नीति का नाम क्या है? पेरेस्ट्रोइका। और ग्लासनोस्त क्या है? तो ग्लासनोस्त का अर्थ खुलेपन से है। यह सोवियत संघ में जीवन के राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है ग्लासनोस्त। तो ये दोनों पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त याद रखना है बच्चों। किस देश के द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई? खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? चीन के द्वारा अपनाई गई। आगे देखिए 140 नंबर पर, खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी एक विदेश नीति थी जिसका मुख्य उद्देश्य चीन में सभी देशों को समान व्यापारिक अधिकार देना और किसी एक देश को चीन पर एकाधिकार ना करने देना, ये खुले द्वार की नीति थी।
141 नंबर पर यूरोपीय संघ सन 1952 में बना, इसके झंडे में 12 सितारे हैं, ये भी पूछा जाता है। यूरोपीय संघ कब बना? 1992 में बना, इसके झंडे में कितने सितारे थे? तो 12 सितारे हैं। 142 नंबर देखिए, शिमला समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता या शिमला हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है में हुआ था। 143 नंबर पर पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। 144 नंबर पर सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। सार्क की स्थापना, और सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू नेपाल में। स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी, परंतु इसका मुख्यालय कहां है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश सार्क के सदस्य देश हैं। 145 नंबर पर भारत और नेपाल के मध्य शांति तथा मैत्री संधि 31 जुलाई 1950 में काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी, जो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। 146 नंबर पर देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हॉलैंड के शहर हैग में स्थित है। तो नीदरलैंड के शहर हैग में स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। 147 नंबर पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिग्वेली नॉर्वे के थे, प्रसिद्ध राजनेता थे नॉर्वे के। वे 1 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव नियुक्त हुए। 1952 तक इस पद पर रहे ट्रिग्वेली। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव 1 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव नियुक्त हुए और 1952 तक इस पद पर रहे। 148 नंबर पर सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम इस प्रकार हैं: चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। 149 नंबर पर देखिए बच्चों, भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक कौन से हैं? सैनिक क्षमता को मजबूत करना, तभी तो सुरक्षा बढ़ेगी ना, और दूसरा अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए कानूनों तथा संस्थाओं को मजबूत करना। कानून और संस्था मजबूत होंगी तो सुरक्षा मजबूत होगी। और 150 नंबर पर मानव अधिकारों की 3 श्रेणियां हैं। मानव अधिकार की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? आर्थिक अधिकार वाली श्रेणी, सामाजिक अधिकार वाली श्रेणी और सांस्कृतिक अधिकार वाली श्रेणी। तो 3 श्रेणियां कौन सी मानव अधिकार की? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।